आपने ये भी देखा होगा कि जो थाना प्रभारी होते हैं, ठीक ना, यहाँ के जो मूल निवासी जो होते हैं वो बहुत कम जगह पे हैं शहरों में, और बाहर के जो है यूपी के, बिहार के, अब एक नॉर्मल सिपाही से लेकर के थाना प्रभारी तक बाहर के लोग बैठे हुए हैं। ये क्यों है? बाहर के लोग यहाँ पे आके अगर बड़े बड़े पद पे हैं तो क्या वो इस राज्य के हित के लिए काम कर पाएंगे? नहीं, इसमें एक बड़ा सिंडिकेट है नौकरशाही के अंदर और पुलिस विभाग के अंदर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे सपोज मान लेते हैं कि कोई लातेहार है, लातेहार में तेतरिया खार का एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। अब उस इलाके में जो थाना होगा तो वो निश्चित तौर पर जहां पर कोल प्रोजेक्ट है, माइनिंग जैसे टंडवा है तो टंडवा में थाना होगा, तो टंडवा के थाने में कमाई ज्यादा होगी क्योंकि वहां पर कोल प्रोजेक्ट है, माइनिंग प्रोजेक्ट है। तो वैसे थाना क्षेत्र जहां पर कमाई अधिक है वहां पर जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर का जो सिंडिकेट है और पुलिस विभाग के अंदर का जो सिंडिकेट है वहां पर झारखंडी दारोगा को नहीं भेजा जाता है। क्यों? ये ऐसा एक ट्रेंड है, अंदर अंदर सेटिंग है। जैसे इस बात को ऐसे समझिए, आप अगर गौर करेंगे कि जो कोयला वाले क्षेत्र हैं तो वहां पर आपको अधिकांश बाहर के लोग दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि उनकी कमाई होगी। जो झारखंडी दारोगा होगा उसको ये लोग किसी जंगली इलाके में भेज देंगे। हाँ, कि एक बार मैंने जेल कैंप के एक नेता हैं सूरज कुमार साहू जी, उन्होंने भी यही चीज बोला था कि जहाँ पे कमाई वाला इलाका होता है वहां पे आप बाहरी को भेज देते हैं, और जो जंगली इलाका होता है वहां पे आप यहाँ के मूल निवासी भेज, ताकि गोली खाए तो यहाँ के लोग मरे और पैसा कमाने की बात हो तो बाहर के लोग कमाए। हाँ, और ये होता संभव कैसे होता है? क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के अंदर एक सिंडिकेट है, नौकरशाही के अंदर एक सिंडिकेट है, पुलिस विभाग के अंदर एक सिंडिकेट है। कई ऐसे सीनियर ऑफिसर्स हैं जो झारखंडी हैं, उनका प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन जो कुछ लोग जूनियर हैं उनका प्रमोशन हो गया। पर कहीं ना कहीं तो जो हेड है, इस राज्य के मुखिया है, वो तो हेमंत सोरेन जी हैं, वो एक आदिवासी है, वो एक झारखंडी मूल निवासी हैं। तो क्या यहाँ के जो लोग हैं, सीएम जितने भी रहे यहाँ के रहे, अगर रघुवर दास जी को छोड़ दे तो क्या सब यहाँ के लोगों के लिए कोई क्यों नहीं सोचता? जब उस पद पे भी हैं, सीएम भी हैं, तो भी क्यों नहीं सोच रहे? कॉकस समझते हैं ना, कॉकस सिंडिकेट। आप एक बात समझिए, सीएम आपका हो गया, मिनिस्टर आपके हो गए, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के अंदर आप अफसर को तो नहीं चेंज करेंगे ना। अफसरों को आप कैसे चेंज करेंगे? आप तो जेपीएससी कंडक्ट नहीं करा पा रहे हैं टाइमली। अभी तक झारखंड के अंदर 25 सालों में मुझे लगता है कम से कम 24 अभी तक जेपीएससी होना चाहिए था, 25 जेपीएससी होना चाहिए था। तो मेरा कहना यह है कि एक तो जिस व्यवस्था के तहत यहाँ के नौकरशाह पनपेंगे, जो नए पौध तैयार होगा, नया जो पौध तैयार होगा यहाँ के नौकरशाह का स्टेट लेवल का, मैं यूपीएससी लेवल की बात नहीं कर रहा हूँ, तो जेपीएससी की हालत खराब है। अब क्या है कि जो बिहार सरकार के, संयुक्त बिहार सरकार के समय के जो ऑफिसर्स हैं जिनकी सोच झारखंड से नहीं मेल खाती है, जो सिर्फ झारखंड में नौकरी कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, झारखंड से कोई जिनका कोई इमोशनल लगाव नहीं है, और वैसे लोग जो इस बात को पूरे तरीके से मान करके चलते हैं कि अगर व्यवस्था के अंदर किसी को लाभ पहुंचाना है तो अपने लोगों को लाभ पहुंचाना है। तो चूंकि सीएम आपने बना दिया, मिनिस्टर आपने बना दिया, बट आप तुरंत सेक्रेटरी तो अपना नहीं ला सकते हैं। तुरंत झारखंडी सेक्रेटरी आप कहाँ से लाएंगे? चीफ सेक्रेटरी आप अपना कहाँ से लाएंगे? नहीं ला पाएंगे। तो जो व्यवस्था के अंदर लोग हैं वो अपने अनुकूल चीजों को तय कर लेते हैं और इस कारण से झारखंडी पीछे रह जाते हैं। जैसे एक बात समझिए, बहुत साधारण सी बात मैं आपको समझाता हूँ। झारखंड की डोमिसाइल पॉलिसी फंसी हुई है स्थानीय नीति की। अब स्थानीय नीति की जब बात आती है झारखंड के अंदर, तो आप गौर करते होंगे कि बार बार ये कोर्ट में जाकर के चैलेंज होता है, ठीक है। लेकिन आप जब उसके पिछले दरवाजे में जाएंगे, जैसे कि किन लोगों ने इसको चैलेंज किया, जैसे तेलंगाना में स्थानीय को पूरे तरीके से आरक्षण दे दिया गया, वहां पर 100% दिया 3rd और 4th ग्रेड में। तो आर्टिकल 14 का अगर वायलेशन का ग्राउंड लेंगे और कोई तेलंगाना का व्यक्ति कोर्ट चला जाएगा, तो वो जो रूल है वो कोर्ट में हो सकता है स्टैंड ना करे, क्योंकि वो कहेगा कि समानता के अधिकार का उल्लंघन है। इसी के आधार पर झारखंड में स्थानीय नीति नहीं लागू हो पाती कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन है। तो जब कोई कोर्ट जाता है तो उसके पीछे की पृष्ठभूमि को आप तय करेंगे तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि ब्यूरोक्रेसी से कुछ लोग मिले हुए लोग हैं और वही लोग इस तरह की चीजों को करते हैं ताकि ये चीजें कानूनी स्वरूप पर ना धारण कर सके। जैसे हेमंत सोरेन जी को मैं आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने एक अच्छा कानून लाया था लेकिन वो लागू नहीं करा सके। उन्होंने कहा था कि हम 75% रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में देंगे और आउटसोर्सिंग में देंगे। आपको पता है इस कानून का क्या हुआ? सरकार क्यों नहीं लागू करा पाई? क्या हुआ? इस कानून के खिलाफ में वैसे लोग हैं
जो झारखंड में कंपनियां चला रहे हैं और जो हेमंत सोरेन से ही लाभ लेते हैं, वैसे लोग ही हाईकोर्ट चले गए कि इस कानून को हम नहीं मानेंगे। हेमंत सोरेन को तुरंत बुलाना चाहिए था उनको कि यार हमने कानून बनाया है, हमने विधानसभा से पास कराया है इसको, कैबिनेट से ये बिल पास हो गया है और तुम झारखंड में कंपनी चला रहे हो और तुम मेरे ही कानून के खिलाफ कोर्ट में जा रहे हो कि हम पालन नहीं करेंगे। जमीन हमारा, पानी हमारा, बिजली हमारा, तुम्हारा कारोबार यहाँ, उद्योग यहाँ, और हमने एक कानून बनाया कि 75% रिजर्वेशन आउटसोर्सिंग में और प्राइवेट सेक्टर में देंगे और तुम चले गए कोर्ट। तो सीएम साहब को तुरंत उसको गर्दन पकड़ना चाहिए था कि, और सीएम साहब अगर गर्दन नहीं पकड़ सकते हैं तो तुरंत उस पर कार्रवाई करें। आपके पास कई सारे ऐसे रास्ते हैं, आप लेबर लॉ के तहत उनका गर्दन पकड़ सकते हैं, आप प्रदूषण के मसले पर उनका गर्दन पकड़ सकते हैं, तब वो मानने को तैयार होंगे इस कानून को। और कंपनियों के जो ऑनर है, जो यहाँ पे इतनी सारी कंपनियां चल रही है, वो भी तो यहाँ के नहीं है ना, तो फिर वो यहाँ के फेवर में कैसे होंगे? नहीं, जो लोग गए हैं वो लोग यहाँ लंबे समय से उद्योग कर रहे हैं। मेरा कहना ये है कि आज की तारीख में अगर कोई एक झारखंडी व्यक्ति तेलंगाना में जाकर के कोई प्लांट लगाना चाहता है तो उसकी पहली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि जहां पर प्लांट लगाएंगे वहां पर जो प्रभावित लोग हैं, वहां की जो सरकार है, वहां की जो नौकरशाही है, वहां की जो व्यवस्था है, वहां का जो प्रशासन है, उससे मिलकर के काम करना है और एक सहानुभूति उस राज्य के प्रति रखनी है कि भाई हमको जमीन यहाँ दिया, बिजली दिया, पानी दिया, तो हम क्यों नहीं यहाँ के कुछ लोकल लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन यहाँ के लोग इतने अमानवीय हैं और सरकार भी कंट्रोल नहीं कर पाती। होता क्या है कि वो उसको पता है कि अगर हम यहाँ पर लोकल लोगों को लाभ देंगे और लाभ देने के चक्कर में मेरे खर्च हो रहे हैं 30 करोड़ रुपए और हम 10 करोड़ में इसको एक फ्लैट ही गुड़गांव में दे देते हैं एक आईएएस को, तो वो आईएएस हमको सपोर्ट कर देगा। वहां जो भी प्रोटेस्ट होगा, जो भी आंदोलन होगा, वो आईएएस और आईपीएस साहब समझ लेंगे। जैसे एनटीपीसी जो आपके बड़का, शायद आप बड़का गांव से हैं, तो बड़का गांव में क्या होता है, बड़का गांव के किसी भी प्रोटेस्ट को आज की तारीख में बड़का गांव में जो सीएसआर की एक्टिविटी है, जो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट की पॉलिसी है, मतलब पुनर्वास की जो पॉलिसी है, उसका पालन क्यों नहीं हो पा रहा है। आप लगातार फर्जी केस कर रहे हैं। बड़का गांव के मुझे लगता है हर घर में एक व्यक्ति पे फर्जी केस हो गया होगा, जो हालात है वहां पर आंदोलन को लेकर। मेरा कहना यह है कि कंपनी को जमीन यहाँ के लोगों ने दिया, गोलियां यहाँ के लोगों ने खाई, जान यहाँ के लोगों ने दिया, फर्जी केस भी यही झेल रहे हैं, खेत बाड़ी भी इनका उजड़ गया, खेती किसानी भी चली गई और लगातार मर भी यही रहे हैं डंपर से और कुचल करके। तो मेरा कहना है कि कंपनियों को क्या इतनी सहानुभूति नहीं होनी चाहिए कि वो यहाँ के लोगों को रोजगार दे। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ के नौकरशाह, मैं वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि यहाँ के नौकरशाह बहुत ही निम्न किस्म की हरकतें कर रहे हैं और वो सीधे सीधे कंपनियों के मैनेजर के तौर पर, कंपनियों के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर काम करते हैं। कोई भी आईएएस और आईपीएस झारखंड में आपको नहीं मिलेगा जो जनता की तरफ खड़ा हो, वो हमेशा कंपनियों की तरफ से खड़ा होकर बात करेगा। आप एनटीपीसी की बात देख लीजिए, अडानी की बात देख लीजिए, त्रिवेणी की बात देख लीजिए, बीजीआर की बात देख लीजिए, आप जिस भी जगह पर जाएंगे, कोई भी इस झारखंड का आईएएस और आईपीएस आपको किसी कंपनी के खिलाफ नहीं दिखाई देगा।